लोग जब भी किसी के खिलाफ कोई पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवाता है तो जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है वो बहुत डर जाता है, वो बौखला जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं है अगर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है तो उसके बाद उसे क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए वो कहाँ पर जाता है, कोर्ट। लेकिन वे लोग अगर आपको पहले ही पता चल जाए, मतलब कोर्ट में जाने के पहले ही पता चल जाए कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करता है और उसमें जो सेक्शंस है वो रिलेटेड है नॉन बेलेबल सेक्शंस, मतलब इस केस में बेल मिलना बहुत ही मुश्किल है, आसानी से बेल नहीं मिलेगा। सो वे लोग अगर कोर्ट में जाने के पहले ही अगर आप जानना चाहते हो अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर फाइल करता है तो उसके बाद आप क्या क्या स्टेप ले सकते हो और कैसे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो सीजीएम कोर्ट हो, एज वेल एज चाहे वो हाई कोर्ट हो, वहां से कैसे बेल पा सकते हो। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो वे लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा वे लोग। लोग सोचो, ऐसा होता है कोई आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर किसी कारण के चलते एक एफआईआर दर्ज करता है और आपके पास उड़ता उड़ता एक खबर आता है कि किसी ने आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज किया है। तो वे लोग उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। वे लोग, हम में से बहुत सारे लोग कॉन्फर्मेशन करने के लिए कि हमारे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुआ है या नहीं, हम लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन में, जो एकदम गलत है। सो वे लोग, अगर आपके खिलाफ सच में एफआईआर दायर किया गया है और उसमें कुछ ऐसा सेक्शंस है जो कि नॉन बेलेबल सेक्शंस है और जो ऑफेंस है जिसके बारे में वहां पर कंप्लेन किया गया है वो रिलेटेड है कॉग्निजेबल ऑफेंस से, जहां पर पुलिस चाहे तो आपको अरेस्ट कर सकता है, वो भी विदाउट वारंट। सो वे लोग सबसे पहले कभी भी कॉन्फर्मेशन के लिए कि आपके खिलाफ कोई केस फाइल हुआ है या नहीं, इसके बारे में जानने के लिए कभी भी पुलिस स्टेशन में मत जाइएगा। अगर आपको जानना है तो आप कोर्ट में जाकर पता लगा सकते हो कि आपके खिलाफ कोई केस फाइल हुआ है या नहीं। और वे लोग उसके साथ साथ आप कोर्ट से ये भी पता लगा सकते हो कि आपके खिलाफ कौन कौन से सेक्शन के मुताबिक केस फाइल किया गया है। सो वे लोग अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हो। और वे लोग, जब भी आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज किया जाता है, मतलब आपके खिलाफ कोई केस स्टार्ट किया जाता है, तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए जैसे तैसे कर कोर्ट से बेल लेने का, क्योंकि अगर आप बेल में रहते हो तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप के बारे में फ्री माइंडली सोच सकते हो। सो वे लोग, अगर आपके खिलाफ नॉन बेलेबल सेक्शंस के मुताबिक चार्जेस लगाया गया है, जैसे सेक्शन 307 आईपीसी जो अटेम्प्ट टू मर्डर से रिलेटेड है, उसके साथ साथ सेक्शन 326 आईपीसी एज वेल एज सेक्शन 302 आईपीसी के चार्जेस अगर आपके खिलाफ लगाया जाता है तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मूव करना और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर 438 फाइल करना जो डील करता है एंटीसिपेटरी बेल। और वे लोग, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यही सबसे अच्छा मास्टर स्ट्रोक होगा कि अगर आपके खिलाफ कोई नॉन बेलेबल सेक्शन के मुताबिक केस फाइल किया गया है तो अगर आप सेक्शन 438 सीआरपीसी के मुताबिक एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करवा सकते हो खुद के लिए कोर्ट से, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकता। तो वे लोग, इसके अलावा अगर आपके खिलाफ जो चार्जेस लगाया गया है वो बेलेबल चार्जेस है तो वे लोग टाइम वेस्ट मत करना, जल्द से जल्द उस कोर्ट के सीजीएम कोर्ट में जाकर एक सरेंडर और बेल पिटीशन दायर कर देना। उसके बाद कोर्ट में जाकर सरेंडर भी हो जाना, उसके साथ साथ बेल भी आपको मिल जाएगा। सो वे लोग, अगर आपको बेल मिल जाता है तो आप धीरे धीरे ही सही लेकिन आपके केस को अच्छी तरह से टैकल कर सकते हो, क्योंकि वे लोग, अगर आपको एक बार बेल मिल जाता है तो उसके बाद पुलिस का टेंशन करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस आपको उसके बाद अरेस्ट नहीं करेगा। लेकिन लोग, उसके बावजूद अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने आता है तो आपको जो पुलिस को दिखाना पड़ेगा वो है सरेंडर स्लिप और 438 का जो ऑर्डर शीट निकलेगा
वो दिखाना पड़ेगा। अगर 438 सीआरपीसी के मुताबिक अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट किया गया है कोर्ट के द्वारा, तो उसका एक ऑर्डर शीट होता है, वो अपने पास रखना। इसके अलावा अगर आप कोर्ट में सरेंडर होते हो, उसके बाद अगर आपको बेल मिलता है तो आपको उस कोर्ट से ले लेना पड़ेगा एक सरेंडर स्लिप, मतलब जो रिलीज का ऑर्डर होता है, उसके बाद ही आप कोर्ट से घर जाना। अगर बाद में चलकर पुलिस आपको डिस्टर्ब करता है तो आप सरेंडर स्लिप या वो 438 ऑर्डर दिखाकर छुटकारा पा सकते हो। लेकिन मेरे लोग, अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके खिलाफ किसी ने एफआईआर दर्ज किया है, और इसके चलते पुलिस आपको अरेस्ट भी कर लेता है, और उसके बाद आपको पता चलता है कि आपके खिलाफ जो चार्जेस लगाया गया था वो नॉन बेलेबल चार्जेस है, जैसे सेक्शन 307 आईपीसी, सेक्शन 326 आईपीसी। अगर ऐसे चार्जेस आपके खिलाफ है और आपको अरेस्ट भी कर लिया जाता है, तो वे लोग उसके बाद सेक्शन 439 सीआरपीसी के मुताबिक आप पे कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर आपके 439 सीआरपीसी को अलाउ कर दिया जाता है तो अच्छी बात है, तो आपको बेल मिल जाएगा। लेकिन वे लोग अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। लेकिन वे लोग इसके साथ साथ अगर ऐसा होता है कि आपके 438 मतलब एंटीसिपेटरी बेल या 439 को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आपके पास क्या कोई रास्ता नहीं बचता है? वे लोग रास्ता है आपके पास। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाकर बेल तैयार करना पड़ेगा। अगर आपको हाई कोर्ट में बेल मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आपको कुछ दिन के लिए जेल में सड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे लोग, इस डिस्कशन के पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 438 और 439 सीआरपीसी आप कब फाइल करोगे। सो मेरे लोग, 438 सीआरपीसी जिसे एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है, आप वो फाइल कर सकते हो अरेस्ट होने के पहले। अगर आपके खिलाफ कोई केस स्टार्ट होता है और आपको पुलिस अरेस्ट नहीं किया है, पुलिस आपको पकड़ने के पहले आप 438 सीआरपीसी के मुताबिक कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए पे कर सकते हो। अगर एंटीसिपेटरी बेल पाने के पहले ही आपको अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस द्वारा, तो उस सिचुएशन में आप 439 सीआरपीसी के मुताबिक कोर्ट में एक बेल पे कर सकते हो। तो वे लोग, इसी के लिए 430 को कहा जाता है एंटीसिपेटरी बेल और 439 को एंटीसिपेटरी बेल नहीं कहा जाता है, और इसी में बहुत सारे लोग कर देते हैं मिस्टेक। सो वे लोग, इसके बाद मैं आशा करता हूँ अगर इसके बाद कभी भी आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करता है पुलिस स्टेशन में, तो आप नहीं घबराओगे, क्योंकि आपको जो मैं आज स्टेप बताया, अगर आप उस स्टेप को ही धीरे धीरे से फॉलो करोगे तो आपको जस्टिस मिल जाएगा और आसानी से मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बेल पाने के बाद हर दिन जब आपका डेट पड़ेगा, हर दिन कोर्ट में अपीयर होना। अगर कोर्ट में आप अपना अटेंडेंस अच्छा रखोगे तो आपका जो केस होगा वो जल्द से जल्द डिस्पोज हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। So we look, we like the video. If you like the video, do like, share, subscribe and hit the bell icon.